नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता जीएस इंडिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसर्च एप्टीट्यूड पे कल मैंने थ्योरी वाला लगभग सारा टॉपिक कवर कराया था और आज कल मैंने बताया भी था कि मैं पेपर जो प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने इसको बुलेट पॉइंट में बना लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग भी रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें नोट डाउन कर दिया है। तो ये दिसंबर 2019 में जो पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट के, तो लगभग 6 या 7 शिफ्ट इसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो ये 2 दिसंबर 2019 सेकंड शिफ्ट का है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था कि इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड। तो इस टाइप के, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप रिसर्च करते हो, केस स्टडी करते हो, तो वो केस स्टडी तो क्वालिटेटिव में आता ही है। अब वो जो केस स्टडी है वो किस टाइप का आता है, जब किसी पर्सन के बारे में आप उसकी स्टोरी डिस्क्राइब करते हो, एक हिसाब से जीवनी टाइप का चीज़ हो गया, तो वो नैरेटिव रिसर्च बोलते हैं उसको। फिर विच ऑफ द, हाँ ये एक चीज़ याद रखना, ये नैरेटिव हो गया और एक और है ग्राउंड थ्योरी। ये सब बिल्कुल अभी 2019 में ही यूज़ किया गया, उससे पहले कभी पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। तो ये अभी ट्रेंडिंग में है, नए नए वर्ड्स जो है इन्होंने इसमें शामिल किए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। अब देखो, जब मैंने पढ़ाया था तभी बताया था, तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, साइक्लिक होता है। वैसे रिसर्च, सारे रिसर्च साइक्लिक होते हैं, बट एक्शन रिसर्च साइक्लिक ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। और फिर से जब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो एक फिर से नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो इसीलिए इसका जो प्रोसेस है क्वालिटेटिव रिसर्च का, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर क्वालिटेटिव, फिर से आपके पास एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर क्वालिटेटिव बनेगा, तो इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है। In which of the following sampling methods employed in research the units comprising the sample are given equal and independent chance। तो independent chance और equal chance किस में होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग जो कि एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है, और सॉरी सिंपल रैंडम का बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप का, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया और क्लस्टर, ये तीनों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। यानी इसमें हर व्यक्ति को चुने जाने का बराबर चांस होता है। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च। किसमें एथिकल इशूज होने के चांसेस होते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब एथिकल इशूज मतलब क्या हो गया कि अब जैसे मान लिया आप हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए हुए हो, आप अपने रिसर्च के थ्रू जो डेटा फाइंड करोगे उसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है, बट आप रिजेक्ट नहीं कर पाते हो। कभी कभी बाई चांस क्या होता है कि मैंने जैसे वो कॉफ़ी और नींद वाला बताया था कि कॉफ़ी पीने से नींद जाती है, नींद भाग जाती है। तो आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया कि कॉफ़ी का नींद के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और उससे नींद चली जाती है। नल हाइपोथेसिस बताया कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और अब जब आपने रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, कॉफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉफ़ी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता नींद पे, और रिलेशन जो है उसमें एक नया, मतलब सॉरी, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, बट आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बायसनेस की वजह से। तो इस बायसनेस को हम एथिकल इशूज़ बोलते हैं। और डाटा एनालिसिस में भी सेम चीज़ प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट और प्रॉपर्टीज़। जो हमने बताया था कि लेवल ऑफ मेजरमेंट 4 टाइप के हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल और ऑर्डिनल ये दोनों क्वालिटेटिव में यूज़ होते हैं, इंटरवल और रेशियो क्वांटिटेटिव में यूज़ होते हैं। अब इनका देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है। तो नॉमिनल में सिर्फ क्लासिफिकेशन हम कंसीडर करते हैं, ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन और ऑर्डर जैसा कि उसका नाम है उसी हिसाब से याद कर लो। और उसके बाद इंटरवल में जो ऊपर के दोनों हैं वो भी आ जाएंगे और एक नया ऐड हो जाएगा, इक्वल यूनिट्स। और फिर रेशियो में ऊपर के जो तीनों हैं वो ऐड हो जाएंगे और एक नया ऐड हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो रेशियो में जैसे नॉमिनल से और रेशियो की तरफ बढ़ोगे तो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, इसको ऐसे ही याद कर लो। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल यूजर फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स और इंटरवल एंड रेशियो यूजेस फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जो भी बताया था मैंने। तो ये एक शिफ्ट का हो गया। अब जो 3 दिसंबर को हुआ था 2019 शिफ्ट 1 में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च विच
ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च गॉट एम्फेसाइज्ड। जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होता है उस पे किस पे फोकस किया जाता है, ज़्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है? तो जो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता है या एथनोग्राफिकल रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च होता है, उस पे फोकस किया जाता है। मैंने बताया था ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब कि आपका अनुभव और आपका अनुभव के साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो सब भी काउंट किया जाता है उसमें, कि आप उस बिहाफ पे भी अपनी फाइंडिंग्स दे सकते हैं। तो 100% वो साइंटिफिक नहीं होता है, 100% लॉजिकल नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें साइंटिफिक और लॉजिकल से भी परे होती हैं। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में उसी चीज़ को फोकस किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज मस्ट। किस में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट मस्ट होता है? रिसर्च आर्टिकल में, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन में और थीसिस में। यानी इसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट बना के भेजते हैं जो कि शॉर्ट होता है, एक समझ लो शॉर्ट प्रेजेंटेशन होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी ऑफ रिसर्च वर्क। जो आप रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं उसको कम शब्दों में बताना होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मेथडोलॉजी होगी, ये होगा ऐसा, ठीक है, ये होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पता ही चल गया होगा आपको। अ यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल children, which design of research will be most appropriate in the context। तो क्या होगा इसमें? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब जो पहले कोई घटना घटी हो और उसका अब जो है कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उसको एक्स पोस्ट फैक्टो में बोलते हैं। ऐसे समझ लो आपकी जो वो भोपाल गैस कांड हुआ था उसकी इम्पैक्ट अभी भी वहाँ के लोगों पे है। बच्चे जो हो रहे हैं, अभी भी कोई मंदबुद्धि हो रहा है, कोई किसी तरीके से विकलांग दिव्यांग है मतलब। तो ऐसे जो रिसर्च होते हैं उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं ऐसे सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे मेन कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही थियरी में डिसाइड बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग रिसर्च अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस, रिपोर्टिंग द रिजल्ट, ये मेन इस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ओवरआर्चिंग विजन द गाइड्स रिसर्च इनटू सोशली रेलेवेंट एरियाज। तो इसका ऑप्शन इम्प्रिंट, ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, ये इससे पहले क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अब इम्प्रिंट अभी जल्दी लॉन्च हुआ था। इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये राष्ट्रपति भवन में लॉन्च हुआ था। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम, उनके रहते हुए राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया था 5 नवंबर 2015 को। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है आईआईटी का और आईआईएससी बेंगलुरु का, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इम्प्रिंट मतलब आईएम से इम्पैक्ट, आईएमपी से हो गया इम्पैक्टिंग, और आर से हो गया रिसर्च, आई से हो गया इनोवेशन, आईएन से इनोवेशन और टी से टेक्नोलॉजी। उसके बाद में ये ख़त्म हो गया। अब तीसरा सेट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, 3 दिसंबर 2019 सेकेंड शिफ्ट सेट 3। आ रिसर्चर वाइल रिपोर्टिंग हिज हर रिसर्च फाइंडिंग्स गिव्स वेटेज टू स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च देम दिस विल इन्वॉल्व। क्या होगा ये डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन है, और ये क्या है? एथिकल वायलेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से लगेगा। In which of the following research methods an empirico-inductive paradigm is employed? तो एथनोग्राफी, केस स्टडी और नैरेटिव, ये तीनों इसके आंसर में आएंगे, ठीक है। क्योंकि एम्पेरिकल और इंडक्टिव की बात कर रहा है, तो एम्पेरिकल में मतलब जहाँ आपका अनुभव काम आता है, तो एथनोग्राफी में, केस स्टडी में और नैरेटिव में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्या है? क्वालिटेटिव स्टडी है, इसको याद कर लो ऐसे ही। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेज। किसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ होता है? सर्वे में होता है, एक्सपेरिमेंटल में होता है और करेक्शनल डिज़ाइन बेस्ड रिसर्च जो होता है, इन तीनों में
आपका ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। और पर्पसिव जो क्वांटिटेटिव टाइप के होते हैं उसमें ज़्यादातर पर्पसिव सैम्पलिंग का ही यूज़ होता है। द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज़ टू बी साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज। जो आप रेफरेंसिंग में यूज़ करोगे या ऐसे कह सकते हो जो आप थीसिस लिखने में यूज़ करोगे उसमें कोई भी भाषा आप नहीं लिख सकते या कोई भी वर्ड नहीं डाल सकते, एक उसका लॉजिकल और साइंटिफिक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में सब चीज़ें नहीं लिख सकते। ठीक है ये, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा सेट है 4 दिसंबर 2019 सेकेंड शिफ्ट का। विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट था उसी को मैंने लिया है। सैम्पलिंग रिलेटेड एरर इन सबसम्ड अंडर द कैटेगरी नॉन सैम्पलिंग एरर, और इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम एंड नॉन रिस्पॉन्स आर एग्जांपल्स ऑफ सैम्पलिंग रिलेटेड एरर। ठीक है, ये सैम्पलिंग एरर से रिलेटेड था कि क्या सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो अगर मान लिया इनएक्यूरेट सैम्पलिंग करते हो, इनएक्यूरेट सैम्पलिंग का मतलब ये हो गया कि जो आपका पॉपुलेशन है, जो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया है, इंक्लूजन क्राइटेरिया मतलब कि आपने जो बनाया है कि मुझे 40 से 50 के बीच बंदा चाहिए या 20 से 25 के बीच का बंदा चाहिए, आप 20 से 25 का बंदा ना लेके 15 से 20 ले रहे हो या 35 से 40 वाले को भी ले रहे हो, तो ये सब सैम्पलिंग एरर बढ़ाते हैं, आपकी सैम्पलिंग इनएक्यूरेसी है सैम्पलिंग में। ठीक है, उसके बाद में विच इज़ नॉट द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। मैंने बताया था ना, ग्राउंडेड थ्योरी, नैरेटिव थ्योरी और एम्पेरिकल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है 2019 में। तो किस में आएगा? नैरेटिव रिसर्च में। अब ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरीज थ्रू मेथोडिकल gathering and analysis of data. It is a study lively to begin with question or ever just with the collection of qualitative data. तो ये फाइनली क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, नैरेटिव टाइप का होता है। ठीक है, तो नैरेटिव, ग्राउंडेड, ये सब क्वालिटेटिव ही है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस। सिर्फ फिर से वही आया ना, रिसर्च प्रोसेस। तो सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट, फिर डिस्कशन। अब देखो वहाँ जो मैंने बताया था वो दूसरा था, यहाँ दूसरा है, तो जो मेन है पहले उसको याद कर लो, उसी के हिसाब से क्वेश्चन जहाँ पे आएगा अपने उसी हिसाब से लग जाएगा आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च क्या नहीं है। अब इसमें क्या दिया है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। थीमेटिक एनालिसिस, डिस्कस एनालिसिस, केस स्टडी। तो केस स्टडी और क्वालिटेटिव है, बाकी ये भी दोनों क्वालिटेटिव है, सर्वे मेथड क्वालिटेटिव नहीं है। फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना था। तो सेक्रीफाइस क्या है? हेल्पिंग विदाउट सेल्फिश मोटिव्स और सिंसियरिटी, वर्किंग इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड एंड एक्शन, अल्ट्रिज्म यानी शोइंग लव एंड अफेक्शन। तो ये एज इट इज़ याद कर लो, ये फैक्चुअल बेस्ड है। नेक्स्ट है पांचवा सेट 5 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 का, प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन इन ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी में जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो है जनरल रिसर्च क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के थ्योरेटिकली जो डिसाइडेड होते हैं वो सैम्पल होते हैं, डाटा कलेक्ट करते हो उससे और फिर उससे डाटा एनालिसिस करते हो, फिर थ्योरेटिकल सैचुरेशन होता है उसका। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द रिसर्चर इन एन एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या करते हैं? द रिसर्चर एम्ब्रेसेस द सोशल सिस्टम ओवर अ लॉन्ग period of time. The researcher gives people information about certain practices. The researcher uses participatory observation method. Researcher are a part of the environment to be studied. इसमें क्या होता है? एम्पेरिकल जो एथनोग्राफिक रिसर्च होता है, इसमें मान लिया आप किसी के एथनिक कल्चर का या एथनिसिटी का रिसर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ आप जाके ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, वहाँ आपको जाके रहना पड़ेगा, तभी आप उसका डीप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी इसको बोला जाता है, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, उसके कल्चर को स्टडी करने के लिए। इसको हिंदी में मानव जाति और उनके कल्चर का वैज्ञानिक अध्ययन भी बोलते हैं, जो एथनोग्राफिक रिसर्च होता है। विच टू अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसएग्रेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च। क्या है? हार्म टू द पार्टिसिपेंट, लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नॉट
ग्रीटिंग द, ये 4 ऑप्शन था, नॉट ग्रीटिंग द पार्टिसिपेंट्स आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज़ ओवर। उसके बाद में है आस्किंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल सिंपली ये समझ लीजिए कि जब भी आप रिसर्च कर रहे होंगे तो आप ये लायबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके रिसर्च से ही रहेगा, और वो पब्लिश नहीं कर सकते हैं आप एज इट इज़ उसको। अगर पब्लिश भी करेंगे तो सिर्फ डेटा पब्लिश करेंगे, उसका नाम नहीं, उसका एज नहीं, ठीक है, और उसको किसी और कंपनी से शेयर नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसेंट के, और कोई भी इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट के, विदाउट उसके सहमति के नहीं ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होगा, हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स और लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्टरनेटिव ऑफ ट्रेडिशनल असेसमेंट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये ट्रेडिशनल असेसमेंट में नहीं आता। परफॉर्मेंस टेस्ट, पोर्टफोलियोज और एग्जीबिशंस ये ट्रेडिशनल मेथड में आता है। मल्टीपल चॉइस तो बिल्कुल न्यू है, ठीक है। उसके बाद में छठवां सेट है 6 दिसंबर 2019 में आया है फर्स्ट शिफ्ट का। इन केस ऑफ पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजेनियस, यानी अलग अलग लोग हैं, जो संख्या है वो अलग अलग टाइप के लोगों की है। इन नेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स विल इंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जब हेट्रोजेनियस ग्रुप होता है तो यही सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया जाता है। याद कर लो, हेट्रोजेनियस मतलब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। आ रिसर्च स्कॉलर वाइल फाइनली रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ थीसिस एक्नॉलेजेस द सपोर्ट ऑफ हिज और हर सुपरवाइजर इन द प्रीफेस। दिस विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एथिकलिटी। मतलब ये जो अगर वो किसी को कोट करता है या रिपोर्टिंग करते हुए किसी का वर्ड लिया है तो वो रेफरेंस करता है, तो ये सब पार्ट क्या है, एथिक्स के पार्ट हैं। विदाउट रेफरेंसिंग आप विदाउट कोटेशन नहीं कर सकते हैं किसी के वर्ड्स को यूज़। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन अटमोस्ट तो ये क्या होगा, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइजिंग। अ कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद द व्यू टू depict the reality situations relating to home conditions of students and hostel provide for which type of research will be helpful to do so। तो ये दोनों में जब आपको रिलेट देखना है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च होगा ना, क्योंकि आप जब रहोगे जाके हॉस्टल में और फिर घर पे जाके रहोगे तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है, किस में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, हॉस्टल में रह के पढ़ना या घर पे रह के पढ़ना। विच टेक्निक विल बी अप्रोप्रिएट फॉर डाटा एनालिसिस व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जब फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में अवेलेबल है डेटा तो कौन सा होगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट कैसा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। टी टेस्ट कैसा है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में 6 दिसंबर 2019 को शिफ्ट सेकेंड में सेट 7 at the stage of data analysis in which quantitative techniques have been used by a researcher, the evidence warrants the rejection of null hypothesis. Which of the following decisions of the researchers will be deemed appropriate? तो क्या करेगा वो, rejecting the null hypothesis and accepting the substantive या alternative research hypothesis। हमेशा याद रखना है null hypothesis को ही reject करना होता है। A college teacher presents a research paper is in a seminar. The research paper cites references which are pretty old. This situation will be described as the case of। अब मान लिया जो नया रेफरेंसिंग स्टाइल आ गया है, नए टाइप के रेफरेंस जो नया ट्रेंड में चल रहा है वही रेफरेंसिंग करोगे ना, उसी टाइप में, जैसे वैंकूवर हो गया, APA हो गया, MLA हो गया, ये सब रेफरेंसिंग स्टाइल है। तो अब पता लगा आपने बहुत पुराना कोई वर्जन कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स, यानी आपने अपने रिसर्च सोर्स को अपडेट नहीं किया। इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअली रिकमेंडेड सीक्वेंसेस। सो क्या करते हैं, प्लान करते हैं पहले, फिर एक्ट करते हैं, फिर उस एक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। रिसर्च टूल्स और उसके मेजरमेंट स्केल क्या होते हैं, क्वेश्चनायर और इंटरव्यू कैसे टाइप के होते हैं, नॉमिनल स्केल में मेजरमेंट बोलते हैं इसको। यानी इतना ऐसे ध्यान रख लो कि जो इंटरव्यू करते हो और आप क्वेश्चनायर लगाते हो वो नॉमिनल बोलते हैं उसको। इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट किस में आते हैं, इंटरवल स्केल में आते हैं। और एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, जो आप किसी बंदे का एटीट्यूड क्या है किसी घटना के प्रति
और वैल्यू टेस्ट जो होता है वो ऑर्डिनल स्केल में आता है। स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट ये रेशियो स्केल में आता है। तो ये हो गए आपके 7 पेपर जो दिसंबर 2019 में अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं, है ना। तो देखता हूँ आगे ऐसे और भी टॉपिक्स पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है या कोई आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इधर मेरे पास थोड़ा सा पढ़ने का भी टाइम है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड पे थ्योरी लाऊंगा, और थ्योरी के साथ फिर थ्योरी के बाद जैसे इसमें मैंने जो प्रीवियस पेपर थे उसको सॉल्व कराया है तो वो कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए यही था रिसर्च एप्टीट्यूड का जो कोर एरिया, और इस कोर एरिया से कितना क्वेश्चन मिला आपको। तो इस तरीके से आपको जो ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है, इसको देखते हुए पॉज कर करके आप बना भी सकते हैं, मैंने जो पढ़ाया है पिछले नोट्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।